हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टीएसटी पीटी पेपर में। दोस्तों, शीघ्र ही आप लोग का टीएसटी का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए वीडियो है ये। जॉन मिल्टन के इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको हम ये बताएंगे जॉन मिल्टन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो क्वेश्चन है टीजीटी 2005 से आया है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, मिल्टन्स पोएट्री इज़ ए मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज़ वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। जो मिल्टन ने जो कविताएं लिखी हैं, पोएट्री की है, उसमें यहाँ पे कह रहे हैं कि उसमें वो एक शीशे की तरह है, जिसमें जिसमें उनके जो मिल्टन है उनका कैरेक्टर, उनका जीवन कैसा था, उनकी विचारधारा कैसी थी, ये पता चलता है कि किस तरह के वो व्यक्ति थे। तो ये सेंटेंस किसने कहा है, ठीक है। तो ये इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन है वेरिटी, ऑप्शन नंबर बी है मैकमिलन, और ऑप्शन नंबर सी है पैटिसन, और डी है बुश। तो इसमें सही जवाब है मैकमिलन। मैकमिलन ने कहा है, हालांकि इसका इंटरनेट पे कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलता है, पर ये मैकमिलन ही है। इसका स्पष्टीकरण नहीं मिला है, पर ये मैकमिलन ही है। ज़्यादातर किताब में ये मैकमिलन ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था ये टीजीटी 2005 में आया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पास्टोरल पोएम बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई पास्टोरल पोएम कौन सी है। तो जो जो पहला ऑप्शन है एडोनिस, ये तो है नहीं, क्योंकि पीवी शैली ने एडोनिस लिखी थी जॉन अपने मित्र जॉन किड्स के ऊपर लिखी थी, ठीक है। और थायरसिस भी नहीं है। जो थायरसिस पोएम थी मैथ्यू एर्नॉल्ड ने लिखी थी, आर्थर ह्यूज क्लॉक के ऊपर लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लाइसीदास। लाइसीदास ही इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। जॉन मिल्टन की ये पास्टोरल पोएम है, तो थोड़ा सा उसको बताते हैं। लाइसीदास इज ए पोएम बाय जॉन मिल्टन रिटन इन 1637 एज ए पास्टोरल एलिजी डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग। इनके ये दोस्त है एडवर्ड किंग, उनको ये उनके ऊपर ही है, ठीक है। एडवर्ड किंग, ये भी आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी क्या कहते हैं, ये भी आ सकता है कि ये पोएम किसको समर्पित है, ठीक है। तो एडवर्ड किंग इनके दोस्त थे, और जो कैम्ब्रिज में इनके साथ पढ़ते थे, जिनका डूबने से देहांत हो गया था। फ्रेंड ऑफ मिल्टन एट कैम्ब्रिज हु ड्राउंड when his ship sank in the Irish Sea off the coast of Wales in August 1637 में इनका जहाज़ जो था वो आयरिश सी पर यानी कि आयरलैंड के समुद्र के आसपास कहीं समुद्र तट पर डूब गया था, तो उनकी याद में है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख रहे हैं, जो लाइसीदास पोएम है ये पास्टोरल एलिजी है बाय जॉन मिल्टन, और ये किसकी मेमोरी में है, एडवर्ड किंग की मेमोरी में है। तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कौन सी पोएम किसकी याद में बताई गई है, लिखी गई है, ठीक है। तो ये हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द पीरियड नोन एज ए एज ऑफ मिल्टन। जो जॉन मिल्टन है उनकी एज क्या मानी जाती है, उनका मतलब जो काल था, समय क्या माना जाता है, उन्होंने किस काल में सबसे अच्छी रचनाएं दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे उनके जन्म की बात नहीं हो रही है, कि जन्म कब हुआ है और मृत्यु कब हुई है, इसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है द एज ऑफ मिल्टन, यानी कि किस काल में जॉन मिल्टन ने अपनी सबसे अच्छी पोइट्री की है, सबसे अच्छी साहित्य रचना की है, सबसे अच्छी इन्होंने पोयम लिखी है, और भी जो बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1625 से लेके 1660 तक, ठीक है। जो 1625 ये आपको याद करने वाली बात है, 1625 से लेके 1660 तक का जो काल था, उसमें जॉन मिल्टन ने सबसे अच्छी पोइट्री लिखी है, सबसे अच्छी साहित्य सेवा इन्होंने सबसे अच्छी की है। जो इनकी रचनाएं हैं उनमें जो कमाल की जो बात होती है वो उसी समय देखने को मिली है। सबसे अच्छा जो इन्होंने योगदान दिया है वो 1625 से लेकर 1660 तक का जो समय था, उसको ही एज ऑफ मिल्टन कहा जाता था, क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई जो भी रचनाएं हैं वो बहुत ही उच्च श्रेणी की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जन्म वाली बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए ये भी लिखा हुआ है द एज ऑफ मिल्टन। ये थोड़ा मतलब डार्क हो गया है, इसको थोड़ा वाइट करते हैं, आप लोग देख सकें ठीक से, ठीक है। तो द एज ऑफ मिल्टन 1625 से लेके 1660 तक, और द एज ऑफ प्यूरिटेनिज्म। जो प्यूरिटेनिज्म था, इसमें क्या कहते हैं, बाइबल की बात होती थी। उस समय के जो चर्च के लोग थे वो कहते थे कि सबको बाइबल के उपदेशों का पालन करना चाहिए, और ये लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट मिजाज थे, और ये लोग ड्रामा को, कॉमेडी को पसंद नहीं करते थे बिल्कुल, ठीक है। उस समय ब्रिटेन में जो मतलब जो लोगों ने आंदोलन शुरू किया था, प्यूरिटेनिज्म, जिन्होंने प्यूरिटन मूवमेंट शुरू किया था, वो लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट स्वभाव के थे, और वो लोग ज़्यादातर बाइबल की टीचिंग में ही विश्वास रखते थे। उन लोग का ये मानना था कि पूजा पाठ करना चाहिए, ऐसा
मतलब ज़्यादातर समय पूजा पाठ में देना चाहिए। दो द स्पिरिट ऑफ प्यूरिटन मूवमेंट वाज प्रोफाउंडली रिलीजियस, बहुत ही वो लोग मतलब बहुत ही धर्म का पालन करने वाले लोग थे। ठीक है, तो जो जो मिल्टन की एज थी वो उस 1625 से लेकर 1660 तक मानी जाती है, और इसे एज ऑफ प्यूरिटेनिज्म भी कहा जाता है। और भी इसमें आगे अब आते हैं, आपको पूरी बताएंगे। तो ये वाला हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट। मिल्टन के समय में किस 3 प्रकार के पोएट थे? तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत ही मतलब अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मेटाफिजिकल। जो पहला था मेटाफिजिकल था, दूसरा था कैवेलियर और तीसरा था प्यूरिटन। ठीक है, मेटाफिजिकल माने होता है आध्यात्मिक। जो लोग आध्यात्मिक कविताएं लिखते हैं, जो लेखक जो मतलब पोएट्स होते हैं जो आध्यात्मिक लिखते हैं, ईश्वर से संबंधित बातें लिखते हैं, उसको बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री। जो कैवेलियर है ये आपको बता रहे हैं कि क्या होता है ये, पीपुल हु फोर्ट ऑन द किंग साइड ड्यूरिंग सिविल वार। जब ब्रिटेन में सिविल वार चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, तो उसमें बहुत से जो सिपाही थे जो राजा के साइड से लड़ते थे, तो उनको ही बोलते थे कैवेलियर, उनको ही बोला जाता था। ठीक है, दे आर अगेंस्ट प्यूरिटन एंड पार्लियामेंट। बेन जॉनसन वाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कैवेलियर राइटर। और जो बेन जॉनसन थे उनको सबसे ज़्यादा राइटर ऐसे माना जाता है, जो कि कैवेलियर राइटर माना जाता है, जो कि मतलब उन लोग से बहुत प्रभावित थे, जो लोग गृह युद्ध में राजा के साइड से लड़ते थे। ठीक है, और प्यूरिटन वाला आपको बता दिया कि ये जो प्यूरिटन के लोग थे ये चर्च के ज़्यादातर लोग थे, और ये कहते थे कि मनोरंजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नाटक ड्रामा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ बाइबल पढ़नी चाहिए, बाइबल पढ़ने में ही ज़्यादातर समय व्यतीत करना चाहिए। तो मिल्टन की जो एज थी, एज ऑफ मिल्टन, इसमें 3 तरह की पोइट्री सामने आई थी। मेटाफिजिकल आध्यात्मिक प्रकार की आई थी, दूसरी कैवेलियर है, और जो तीसरा है प्यूरिटन है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। रोमांटिक वाली इसमें कोई भी बात नहीं थी। ठीक है, रोमांटिक पे तो बिल्कुल कभी लगाना ही नहीं है, रोमांटिक वाली बात नहीं थी। जो रोमांटिक वाली है वो सब बाद में आया है। तो ये हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन इन। अब इसमें लिखा है फेस ऑफ हिज लाइफ। इसमें पूछ रहे हैं कि जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट अपने जीवन के किस पड़ाव में लिखा, मिडिल में लिखा है कि लास्ट में लिखा है, कि जब वो स्टूडेंट थे, या फर्स्ट पहले लिख दिया है। तो इसका सही जवाब है लास्ट। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट जैसा महाकाव्य एपिक जो है वो अपने लास्ट एज में लिखा है। क्योंकि एक कहावत है कि आदमी बूढ़ा तो बहुत जल्दी हो जाता है, पर उसको बुद्धि जो होती है वो बहुत देर से आती है, ये एक कहावत है। ठीक है, तो जब आदमी ओल्ड होता है तो ही वो ज़्यादा वाइज होता है। ये बता दिया। और सब फ्रेंड जितने क्वेश्चन हैं ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एक भी फालतू क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे हैं, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन। ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है टीजीटी 2011 में आया है। तो कब इनका जन्म हुआ था? तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सीधा आंसर बताते हैं। 9 दिसंबर 1608 में हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 में हुआ था इनका। जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था, और कहाँ पर था? मैन ऑफ लेटर्स। और ये पूरा है, इसमें क्या बताएं। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1608 में इनका जन्म हुआ था, और 8 नवंबर 1674 में इनका देहांत हुआ था। तो नवंबर दिसंबर ये आप लोग याद कर लीजिए, दिसंबर में जन्म हुआ है और नवंबर में इनका देहांत हुआ है। थोड़ा सा आप लोग अपना लिंक बना लेंगे, थोड़ा याद करने में आसानी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर? सॉलिट्यूड समटाइम इज़ बेस्ट सोसाइटी। एकांत जो होता है वो कभी कभी सबसे अच्छा समाज होता है। ये लाइन कहाँ पे आई है? तो ये लाइन आई है पैराडाइज लॉस्ट में। ठीक है, ये जो लाइन आई है ये पैराडाइज लॉस्ट में आई है कि सॉलिट्यूड समटाइम इज़ द बेस्ट सोसाइटी। ये देखिए, सॉलिट्यूड समटाइम इज बेस्ट सोसाइटी एंड शॉर्ट रिटायरमेंट अर्जेस स्वीट रिटर्न। ठीक है, तो ये लाइन आई है पैराडाइज लॉस्ट से आई है, बुक 9 से आई है। और लाइन कौन सी थी? लाइन 249 से लेके 50 तक की जो लाइन है उसमें ये लाइन आई है। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट बुक 9, ये याद करने वाली बात है। तो अब इतने क्वेश्चन वहाँ से हो गए। अब देखेंगे टीजीटी 2009 से कौन सवाल आए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मतलब जो पेपर में आ चुके हैं वही हमने लिए हैं, हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया है जो बेकार का हो। यहाँ पे ध्यान करने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज है।
तो आपको बता दें इसका मीनिंग क्या होता है। क्राइस्ट नेटिविटी माने होता है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। ये देखने में हो सकता है काफ़ी थोड़ा वैसा लगे, पर इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट नेटिविटी को ही बोलते हैं बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, यानी कि जब उनका जिस दिन जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट का, इस नामक की पोयम, जो पोयम है ये क्या है, सोनेट है कि ओड है, मास्क है या पास्टोरल एलिजी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये ओड है, ठीक है। ओड एक प्रकार का गीत होता है। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी बर्थ ऑफ जीसस इज ए नेटिविटी ओड रिटन बाय जॉन मिल्टन इन 1629 एंड पब्लिश्ड इन 1629 में इन्होंने लिखी थी। पब्लिश कब हुई है, 1645 में पब्लिश हुई है। और किस में पब्लिश हुई थी, मिस्टर जॉन मिल्टन नामक कोई संग्रह होगा, पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, उसमें पब्लिश हुई थी, काफ़ी दिनों बाद पब्लिश हुई थी। द पोएम डिस्क्राइब्स क्राइस्ट इनकारनेशन एंड हिज ओवरथ्रो ऑफ अर्थली एंड पैगन पावर्स। किस तरह अवतार हुआ है, किस तरह धरती पर अवतार हुआ है, उसकी कहानी है उसमें। द पोएम ऑल्सो कनेक्ट्स द इनकारनेशन विद क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन, और किस तरह मतलब वो उनका विरोध हुआ और उनको सूली पे चढ़ाया गया, तो उसके बारे में भी इसमें बताया गया है, ठीक है। तो उनका जन्म के बारे में और क्रूसिफिकेशन के बारे में बताया गया है, किस तरह उनको सूली पे चढ़ाया गया था, वो सारी घटनाओं को भी इसमें कवर किया गया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज निकनेम्ड एज द लेडी ऑफ क्राइस्ट बाय हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट। लेडी ऑफ क्राइस्ट किसको बोलते थे? तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल जवाब है इसका, मिल्टन को बोलते थे, क्योंकि मिल्टन बहुत ही खूबसूरत थे, इनका रंग बहुत साफ था, ये बहुत ही खूबसूरत थे, इस वजह से इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट बोलते थे। हिज कॉम्प्लेक्शन एक्सीडिंग फ्लेयर, ही वाज सो फेयर दैट दे कॉल्ड हिम द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। इनको कहते थे कि तुम क्राइस्ट कॉलेज की लड़की हो, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत थे, जॉन मिल्टन। ये क्वेश्चन आता रहता है, अक्सर आता रहता है, ठीक है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंटेड टू द सिटी। इंटेंटेड, यहाँ पे शायद ये स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे शायद यहाँ पे इंटेंटेड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। इंटेंटेड नहीं, शायद सही है, ठीक है। तो ये जो इस नाम से सोनेट है, ये क्या कहते हैं, किसने लिखी है? तो जॉन मिल्टन ने लिखी है। व्हेन द असॉल्ट वाज इंडेंटेड टू द सिटी, शायद इसमें कुछ गलती है, तो जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था। और क्यों लिखा था पूरा आपको बता रहे हैं, ये इसमें पोएम है। व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंटेड टू द सिटी, ये देखिए इंटेंटेड है ये, ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया है, इसको हम सही कर लेते हैं। इंटेंटेड है ये, इंटेंटेड माने होता है, इंटेंट माने होता है इरादा, किसी का कुछ इरादा होता है। तो इसमें इसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी पहली लाइन क्या हो सकती है। तो कैप्टन और कर्नल और नाइट इन आर्म्स। यहाँ पे जो जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि वो जो लंदन शहर था वहाँ पे आक्रमण होने वाला था, तो इसमें कह रहे हैं कि जितने कैप्टन हैं, कर्नल हैं और जितने सामंत हैं, मतलब जो रॉयल वहाँ के लोग हैं, वे आके लंदन को बचाएं और मैं उनके ऊपर कविता लिखूंगा जो कि जिससे उनका बहुत नाम होगा। ये इसमें बात कही गई है पूरी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंटेड टू द सिटी, तो इसकी पहली लाइन यही है, कैप्टन और कर्नल और नाइट इन आर्म्स। ये आप लोग थोड़ा मतलब पहचान लीजिए, ठीक है, पहली लाइन इसकी यही है। तो ये पूरी पोएम है इसकी। द पोएम वाज रिटन बाय मिल्टन ड्यूरिंग 1642। एट दैट टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट एन अटैक ऑन लंदन बाय चार्ल्स फर्स्ट वाज इमिनेंट। ये जो पोएम थी लिखी गई थी 1642 में, और उस समय ऐसा माना जा रहा था कि चार्ल्स फर्स्ट जो है वो लंदन पर आक्रमण करने वाला है। ये इसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी। और आगे पढ़ते हैं। इन above lines, Milton, fearing that his city will be defenseless during assault, calls for heroes to protect his city and its inhabitants, and he as their reward will immortalize their name in all over the world through his poetry। तो इसमें यही बात है कि जो जॉन मिल्टन है वो कहते हैं कि जितने भी यहाँ पे हीरोज़ हैं वो आके शहर को बचाइए और मैं आप लोग के ऊपर पोएट्री लिखूंगा जिससे आप लोग इमोर्टल हो जाएंगे। ठीक है, जो आप लोग का नाम है वो इमोर्टल हो जाएगा, अमर हो जाएगा, और आप लोग आके शहर को बचाइए आके, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या नाम था पोएम का। When the assault was intended to the city, असॉल्ट माने होता है कहीं पे आक्रमण करना, और किसी शहर पे आक्रमण होने वाला है, यही इसका हिंदी अर्थ बना इसके टाइटल का, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। निम्न में से कौन सी रचना जॉन मिल्टन ने लिखी है? तो पहला वाला जो है नोवम ऑर्गेनम, ये लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। ये वाला जो है फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इंडिमिनियन, तो ये लिखा है जॉन कीट्स ने लिखा है, ठीक है। और प्रोथैल्मियन, ये शायद मैथ्यू अर्नॉल्ड ने लिखा है, इसके बारे में श्योर नहीं है। पर ये जो पहला वाला है नोवम ऑर्गेनम, ये फ्रांसिस बेकन ने लिखा है, बिल्कुल कंफर्म है। और इंडिमिनियन जॉन कीट्स ने लिखा है। तो ये जो बी वाली रचना है डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना, ये लिखी है जॉन मिल्टन ने, ठीक है। तो ये इन्होंने जॉन मिल्टन लिखी है। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना इज ए लैटिन मैन्युस्क्रिप्ट फाउंड इन 1823 एंड एट्रीब्यूटेड टू जॉन मिल्टन। ये माना जाता है कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, यानी इसके मैन्युस्क्रिप्ट को बोलते हैं कि जब कोई किताब वैसे ही लिखी होती है किसी रजिस्टर पे, वो पब्लिश नहीं होती है, तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, उसको पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक है। जो एक ड्राफ्टिंग होती है उसको ही मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो ये पुस्तक बाद में पाई गई थी और ऐसा माना गया था कि जॉन मिल्टन तो मतलब ब्लाइंड हो गए थे, पर उन्होंने किसी को हायर किया था और वो बोलते जा रहे थे, तो उसने ही ये लिखी थी। ये जो इनकी जो रचना है डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना, ये जॉन मिल्टन को ही मानी जाती है कि उनकी ही रचना है। वो उन्होंने किसी को हायर किया था और वो बोल रहे थे और उसने ही लिखी थी, जिसको सेक्रेटरी को उन्होंने हायर किया था, ठीक है। तो ये जॉन मिल्टन से संबंधित है, ऐसा माना जाता है कि जॉन मिल्टन की ही रचना है। तो ये वाला हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड वॉइस ऑफ ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। मतलब कि ईश्वरीय, मतलब कि गिफ्ट किसको मिला है, मतलब किसकी वाणी है वो एकदम ईश्वरीय की तरह है, मतलब ईश्वरीय शक्ति किसमें है, इंग्लैंड की। मतलब कुल मिला के कहने की बात है कि किसमें सबसे ज़्यादा टैलेंटेड पोएट कौन था, ये मतलब किसने कहा है। तो इसका सही जवाब है डी, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने ये कहा था, मिल्टन के बारे में कहा था कि ही इज़ ए गॉड गिफ्टेड वॉइस ऑफ ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ये पूरा है। और इन्होंने पोएम लिखी थी, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने पोएम लिखी थी मिल्टन। ये पोएम आपके सामने है, देखिए पूरी पोएम है। तो इसमें ही ये लाइन आती है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये पूरी पोएम है, ठीक है। तो ये इस पोएम से लिया गया है। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जॉन मिल्टन प्रोज वर्क। जॉन मिल्टन का कौन सा काम है जो प्रोज वर्क है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ज़्यादातर इन्होंने पोइट्री की है। तो ये वाला आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एरियो पैगिटिका, ये आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, पिछली बार एल्टिकेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्योंकि ये वाला जो इनका वर्क था, इसमें इन्होंने उसकी बात की थी कि लिबर्टी होनी चाहिए। जितने जो मतलब उस समय जिस समय मतलब इनका समय था, तो उस समय लाइसेंस लेना पड़ता था। 1644 की जो बात है, उस समय कुछ भी पोइट्री कोई भी किताब छापने के लिए लाइसेंस चलता था, पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। क्योंकि जो राजा महाराजा थे उस समय, वो ये सोचते थे कि ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ कोई किताब छाप दें जिससे विद्रोह हो जाए। तो पहले वो लोग लाइसेंस देते थे, पहले वो चेक करते थे क्या चीज़ पब्लिश करने वाले हैं। तो उसका ये विरोध किया था इन्होंने, जॉन मिल्टन ने। ए स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग। तो उस समय जितने लेखक थे वो सब विरोध कर रहे थे, तो उसमें जॉन मिल्टन ने भी विरोध किया था कि ये लाइसेंस वाला काम इसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो पोइट्री करना, कुछ लिखना, नॉवल लिखना, स्टोरी लिखना, कुछ भी लिखना, ये एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो हमें पूरा हक है, कुछ भी एक्सप्रेस करने का हमको पूरा हक है। तो इसमें ही इन्होंने यही वाला इनका वर्क है, ठीक है। तो इन्होंने स्पीच दी थी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इन्होंने कहा था कि सभी भी लोगों को बोलने का और अपने भावनाएं जाहिर करने का हक है, पूरा हक है, ठीक है। तो ये इनका प्रोज वर्क है, ध्यान रहे, प्रोज वर्क है, ये पोइट्री नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन। किस बुक से लिया गया है। टू बी वीक इज़ मिजरेबल डूइंग और सफरिंग। कमज़ोर होना बहुत ही बुरा होता है और मतलब कि अपने आप में एक सफरिंग की तरह होता है, ठीक है। आदमी को कमज़ोर कभी नहीं होना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है, द टेम्पेस्ट और पैराडाइज रिगेंड, प्रिल्यूड। तो प्रिल्यूड तो उनका है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ का है, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। पैराडाइज रिगेंड इनका है, जॉन मिल्टन का है। पैराडाइज लॉस्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है, ठीक है। पूरा आपको हम बताते हैं कि पूरी क्या लाइन थी। टू बी वीक इज मिजरेबल डूइंग और सफरिंग, बट ऑफ दिस बी श्योर, टू डू ओट गुड नेवर विल बी अवर टास्क, बट एवर
बट एवर टू डू इल आवर सोल डिलाइट। मतलब इसमें कहा गया है कि कमज़ोर होना बहुत ही बुरी बात है। स्कूल में आके इसका यही मकसद है, यही इसका वो है, यही इसका अर्थ निकलना है। टू बी वीक इज़ मिजरेबल डूइंग और सफरिंग। अगर हम कमज़ोर हैं तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ सफ़र करेंगे, सिर्फ हमको पीड़ा ही होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने इसमें विस्तार से नहीं बताया है क्योंकि ज़्यादा फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन ने का जो ये महाकाव्य है पैराडाइज लॉस्ट, इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए, हैज़ नो ट्रेस ऑफ पर्सनल एलिमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं कि इन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। ऑप्शन नंबर सी पहले देख लेते हैं, स्क्वायर्ड ऑब्जेक्टिव, नहीं, ऑब्जेक्टिव वाला भी नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, इज़ नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज। जो इनका महाकाव्य है पैराडाइज लॉस्ट, इसमें इनके जो निजी लाइफ थी, इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज भी हैं इसमें। इनकी जो आत्मकथा थी, इन्होंने लाइफ में क्या क्या देखा था, उसकी बातें भी इसमें, रियलिटी भी थोड़ी आ गई है पैराडाइज लॉस्ट में। ठीक है, तो बिल्कुल यही ये सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो इसका हीरो कौन था? सैटन था, यानी कि शैतान था। और फ्रेंड जो ये शैतान था, सैटन कहें या शैतान कहें, इसका जो असली नाम था लूसीफर था। ठीक है, इसका क्या कहते हैं, जो असली नाम था वो लूसीफर था, और ये गॉड का एंजल था। स्वर्ग में जहाँ पे गॉड रहते हैं, तो ये वहाँ का एंजल था, उनका दूत था, और बहुत ही ये अच्छा था। फिर बाद में इसने विद्रोह कर दिया और ये ईश्वर को ही स्वर्ग से निकालना चाहता था, तब जाके गॉड ने इसको वहाँ से क्या कहते हैं, खदेड़ दिया या भगा दिया। फिर ये यहाँ पे आ गया, जो नर्क कहा जाता है, हेल, वहाँ पे ये आ गया था। और इसने ये बार बार ये बात कहता था कि स्वर्ग में नौकर बनने से अच्छा है कि हम नर्क में राजा बन के रहें। ठीक है, ये बार बार इसका ये अभी आएगा आगे। ये जो सैटन था, ये असलियत में एक एंजल था और इसका नाम लूसीफर था। ठीक है, फिर बाद में इसको शैतान कह के या सैटन कह के इसको बाद में पुकारा गया है। ठीक है, तो इसमें हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो ज़्यादातर जो बातें हैं वो इसके बारे में ही हो गई हैं। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि जॉन मिल्टन ने गलती से शैतान का ही महिमा मंडन कर दिया है इन्होंने। ये भी अभी क्वेश्चन में कहीं पे आएगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन आता रहता है। तो ये आपको बता दिया, जो मेन हीरो है वो शैतान ही है या सैटन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दीज लाइन्स अकर्स इन। वे भी, दे, ये तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, ये बहुत ज़्यादा वो है, बहुत ही फेमस लाइन्स हैं। तो ये कहाँ से आती हैं? ऑन हिज ब्लाइंडनेस से आती हैं। ठीक है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, आपको इसका पूरा मीनिंग बताएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पर जानते हैं क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मंदिरों के बाहर जो खड़े रहते हैं, जो उनको दिखता नहीं है, जो बिल्कुल लाचार हैं, जो असहाय हैं, ठीक है, वे भी ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। इसको बात को कैसे आप समझेंगे? देखिए, जैसे होता नहीं है कि हम लोग यहाँ जो इंडियन समाज में क्या कहते हैं कि सुबह मंदिर जाओ और जो मतलब शिवलिंग है उस पर दूध चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। तो आप लोगों ने ये भी बात सुनी होगी, जो भगवान होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। ठीक है, जो अगर कोई भक्त गरीब है, उसके पास भोग लगाने का पैसा नहीं है, तो आपने ये भी सुना होगा कि जो ईश्वर होता है, जो शिव हैं, वो मतलब गॉड जो हमारे हैं, कोई भी गॉड की बात करें तो वो भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। अगला आपकी श्रद्धा है तो अगला मतलब कि सिर्फ पानी चढ़ा देंगे तो भी आपकी भक्ति स्वीकार हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप दूध लेके जाएं, मिठाई लेके जाएं और मतलब बहुत महंगी चीज़ें लेके जाएं, माला महंगा लेके जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल वही बात आ रही है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। जो लोग बिल्कुल जिनके पास कोई क्षमता नहीं है, ईश्वर की सेवा करने की कोई क्षमता नहीं है, जो सिर्फ खड़े हुए हैं, जिनके पास मतलब कि उनके पास ज़्यादा साधन नहीं है, वे भी सर्व करते हैं, वे भी दे ऑल्सो सर्व, वे भी ईश्वर की आराधना करते हैं और ईश्वर उनको मानता भी है क्योंकि उनके पास श्रद्धा है, उनके पास सच्चा हृदय है। ठीक है, आई होप आपका बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे मज़े की बात क्या है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है, और आंसर आपको यही बताना है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है। पर ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस थी, इस कविता का जो शुरुआती नाम था वो क्या था? व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। आप लोगों ने एल्टी ग्रेड में जरूर पढ़ा होगा। तो ये जो कविता थी, इसका पहला नाम यही था, फिर लोगों ने इसको ऑन हिज ब्लाइंडनेस
इन्होंने कहना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को लगा कि जॉन मिल्टन ने अपने ही जीवन के ऊपर ये लिखा है, ठीक है, कि मेरे आंखों की रोशनी चली गई है, अब मैं क्या करूं। वेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मैंने अपना जीवन किस तरह अभी तक व्यतीत किया है। तो इज़ द, ये इनकी बहुत ही बेस्ट नोन सॉनेट्स है, इज़ द वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ द सॉनेट्स ऑफ जॉन मिल्टन। इट इज़ पॉपुलरली गिवन द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, लोगों ने इसको अपनी तरफ से लोगों ने नाम दे दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जैसे आप लोगों ने शिक्षक भर्ती को सुपर टेट कह दिया, अब सब लोग सुपर टेट कह के सब लोग बात करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल वही हुआ है कि इस पोएम का असलियत में क्या नाम था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो आप लोग याद कर लीजिए कि अगर ये ऑप्शन रहेगा तो आप ये वाला ऑप्शन भी लगा देना, ठीक है। ये नहीं रहता है तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस रहेगा तो उसको ये लगा देना, पर उसका रियल नाम यही था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, इसमें ही ये आती है। अभी आपको दिखाएंगे, ये पोएम होगी शायद, ठीक है। तो ये जो लाइन ली गई है, जो वर्ल्ड फेमस जो लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये इसी पोएम से ली गई है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। और फिर लोगों ने इसको क्या नाम दे दिया, ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम दे दिया, ठीक है। अब ये पोएम देखिए, ये देखिए, इसकी पहली लाइन भी यही है, ठीक है। उस समय यही होता भी था कि जो पहली लाइन होती थी वही टाइटल बन जाती थी, ठीक है। आप लोग इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि विलियम शेक्सपियर की बहुत सारी पोएम्स हैं, उसकी पहली लाइन ही उसका टाइटल बन गई है। तो पहली लाइन यही है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। अब देखिए ये जो आखिरी लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो ये सबसे लास्ट लाइन है, ठीक है। तो अब आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जॉन मिल्टन बिलोंग टू विच एज। जॉन मिल्टन किस एज से संबंध रखते हैं। तो पहला ऑप्शन है एलिजाबेथन एज, तो एलिजाबेथन एज से विलियम शेक्सपियर संबंध रखते थे, हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ये हो गया इसका। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जैकोबियन एज। जैकोबियन एज से जॉन मिल्टन संबंध रखते हैं, ठीक है। इसका हमने छोटी सी ट्रिक बनाई थी कि मिल्टन यूज टू वियर ए जैकेट ऑफ कोबरा स्किन। तो इतना अगर आप लोग याद कर ले पाएंगे, तो जैकेट यहाँ से जय हो गया, जे ए हो गया, और कोबरा से कोब हो गया, तो जैकोबियन एज हो जाएगा। जैकोबियन एज किसको माना जाता है, 1603 से लेकर 1625 तक माना जाता है, ठीक है। और जो इनका जन्म हुआ है, ये कब हुआ है जॉन मिल्टन का, 9 दिसंबर 1608 में इनका ये जन्म हुआ है, ठीक है। 1608 में इनका जन्म हुआ है, तो इनको जैकोबियन एज का राइटर ही माना जाता है, जॉन मिल्टन को। आप लोग चेक कर लीजिएगा, कहीं कुछ गलती हो तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, व्हेन डिड जॉन मिल्टन डाई। जॉन मिल्टन का देहांत कब हुआ था। तो सही जवाब है 8 नवंबर 1674 में इनका देहांत हुआ था। जन्म इनका दिसंबर में हुआ है, 9 दिसंबर, और देहांत नवंबर में हुआ है। तो दिसंबर नवंबर तो आसपास है, थोड़ा आप लोग याद करने में थोड़ा सुविधा मिल सकती है, ठीक है। 1674 में इनका देहांत हुआ है, 8 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जॉन मिल्टन बिलोंग टू विच सेंचुरी। जॉन मिल्टन किस सेंचुरी से संबंध रखते हैं। तो सही जवाब है 17th सेंचुरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 17th सेंचुरी से ये रखते हैं, क्योंकि जो इनका जन्म हुआ था ये 1608 में हुआ था, तो वो 17th सेंचुरी में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी किताबें हैं। तो फ्रेंड्स इसमें 12 बुक्स है। पहले वाले संस्करण में 10 बुक्स थी, फिर बाद में 12 बुक्स आई थी। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम, महाकाव्य है ये। द फर्स्ट वर्जन पब्लिश्ड इन 1667। थोड़ा ये भी याद कर लीजिए, 1667 में पहला इसका वर्जन आया था। पहला इसको क्या बोलते हैं, पहली बार बुक पब्लिश होती है। कंसिस्टेड ऑफ 10 बुक्स, पहली बार इसमें 10 बुक्स थी विद ओवर 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स। 10,000 इसमें लाइन थी, कविताएं थी, कविता की लाइन थी 10,000 लाइन्स। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मोटी किताब होगी। द सेकंड एडिशन फॉलोड इन 1674 में आया था, अरेंज्ड विद 12 बुक्स। तो आपको 12 ही लगाना है, ठीक है। कभी भी आता है तो आपको 12 ही लगाना है। 12 वाला ही ऑप्शन सही माना जाएगा। आंसर नंबर डी होगा 12 बुक्स। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर। मिल्टन का जो महाकाव्य है ये किस बात के लिए जाना जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड स्टाइल। ग्रैंड माने क्या होता है, शानदार, भव्य, ठीक है। तो
कोई भी जब ये बताता है कि ग्रैंड स्टाइल तो सीधे कह देते हैं कि ग्रैंड स्टाइल, बस वहीं बात खत्म। लेकिन हम आपको बताएंगे ग्रैंड स्टाइल का मीनिंग क्या होता है। देखिए ग्रैंड स्टाइल का क्या क्या मीनिंग होता है। रिदम, पहली बात तो जो रिदम है, जो तुकबंदी है उसमें, ठीक है, जो लाइंस मैच कर रही हैं, म्यूज़िक है, जिस तरह एक कविता होती है तुकबंदी उसमें होती है, तो रिदम पहले हो गया। म्यूज़िक, मतलब कि म्यूज़िक समझ रहे हैं, हर चीज़ की अपनी एक लय बन रही है, जो लाइंस, लाइन पे लाइन एकदम सेट हो रही है, सब कुछ उसमें मिल रहा है। जिस तरह के सॉन्ग्स होते हैं हिंदी सॉन्ग्स, आप उस तरह समझ लीजिए। वर्ड यूसेज, वर्ड यूसेज, वोकेबुलरी, जो उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं, शब्दों का जो चयन है वो बहुत ही उच्च श्रेणी का है, इस रिच। जो इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में शब्दों का चयन किया है वो बहुत ही उच्च श्रेणी का है। फिगर ऑफ स्पीच, जो इन्होंने फिगर ऑफ स्पीच दिया है वो भी बहुत ज़्यादा इन्होंने यूज़ किया है। डिक्शन, भाषा कहने का जो स्टाइल होता है, जो होता है। डेकोरम, सिंटैक्स, सिंटैक्स का मीनिंग होता है वाक्य विन्यास, वाक्य रचना। तो सब चीज़ों में जो इनका पैराडाइज लॉस्ट है बहुत ही उत्तम मानी जाती है। सब्लिमिटी ऑफ लैंग्वेज एंड थीम, जो थीम है वो भी इन्होंने, थीम वही वाली की है कि जो शैतान था उसको ईश्वर ने, गॉड ने वहाँ से, स्वर्ग से निकाल दिया था, उसको नर्क में भेज दिया था, तो वही इन्होंने थीम उठाई है। पर उस थीम को उठाते हुए भी इन्होंने बहुत चीज़ों से तुलना की है, या बहुत चीज़ों से तुलना की, इस वजह से जो पैराडाइज लॉस्ट को बहुत ही महान समझा जाता है। द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ ग्रैंड स्टाइल दैट मोस्ट रीडर्स नोटिस इज द नंबर ऑफ एल्यूजन्स है। एल्यूजन्स माने होता है बहुत सारे संकेत, बहुत सारी चीज़ों से इन्होंने तुलना की है। एंड रेफरेंस, सिमली, सिमली का इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो उपमा अलंकार होता है उसका इन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो जब भी आएगा कि भव्य की बात से क्या मतलब आप समझते हैं कि बहुत ही भव्य है, भव्य है, तो भव्य में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। शब्दों का चयन बहुत अच्छा है, म्यूज़िकल पैटर्न है, रिदम है, तुकबंदी है, और फिगर ऑफ स्पीच, बहुत तरह का के फिगर ऑफ स्पीच इन्होंने यूज़ किया है। और जो सेंटेंस बनाने की जो क्वालिटी होती है, सब कुछ बहुत अच्छा है, थीम भी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब आपको हम एक क्या एग्जांपल दें, बॉलीवुड में जैसे देख लीजिए कि बाहुबली फिल्म है। ये फिल्म जब देखने के बाद ही पता चलता है कि ये फिल्म साधारण फिल्मों से हट के है। स्टोरी कहने का अंदाज, गंभीरता, ठीक है, डायलॉग्स, सब कुछ जो है बहुत ही हाई श्रेणी, बहुत ही हाई, मतलब हायर लेवल का है, ठीक है, हाईएस्ट लेवल का है एकदम। तो उसको ही हम बोल सकते हैं कि ग्रैंड स्टाइल। तो जॉन मिल्टन ने जो भी लिखा है उसको हिंदी में क्या हम बताएं कि बहुत ही वजनदार लिखा है, ठीक है, बहुत ही दम है इसमें, और सारे कवियों ने इसको स्वीकार किया है कि बहुत ही उच्च श्रेणी का लेखन है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बाहुबली फिल्म जो है इसको सबसे हाई क्वालिटी का माना जाता है। स्टोरी कहने का तरीका, कितनी गंभीरता है उसमें, ठीक है, कितना उसका प्रभाव पड़ता है, सब कुछ मिला के बहुत बहुत ग्रांड है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि ग्रांड का मीनिंग क्या है। तो क्वेश्चन देखते हैं 23, सैमसंग एगोनिस्टिस इज ए। तो इसको तो 1000 बार पढ़ चुके हैं, ये क्या है, ये क्लोजेट प्ले है फ्रेंड्स, ठीक है। क्लोजेट प्ले को सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ा जाता है, ये स्टेज पर मंचन करने के लिए नहीं होता है, इसको सिर्फ पुस्तक के रूप में आनंद लेने के लिए ही पढ़ा जाता है, उसको ही बोलते हैं क्लोजेट प्ले, ठीक है। तो ना ये लंबी पोएम है, ना ये मास्क है, ना ये ड्रामा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लोजेट प्ले है ये। तो अब ये बता दिए, और अब जो आगे आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो टीजीटी 2011 के क्वेश्चन आएंगे। और ये पेपर कब हुआ था, ये पेपर 17 जून 2016 को आयोजित किया गया था, ठीक है। 2011 वाला जो टीजीटी था ये 2016 को 17 जून को ये हुआ था पेपर। तो इसमें क्या क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर वाज जॉन मिल्टन बॉर्न। जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था, तो सही जवाब है लंदन। जो इनका जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था, ठीक है। जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था, 9 दिसंबर 1608, ब्रेड स्ट्रीट। आप लोग थोड़ा ये याद कर लीजिए कि ब्रेड स्ट्रीट वहाँ की कोई सड़क होगी, उसका नाम होगा चीप साइट, लंदन इंग्लैंड। लंदन इंग्लैंड में पड़ता है, और ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइट, ये वहाँ का पूरा एड्रेस है। ब्रेड स्ट्रीट भी थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक रहेगा इसको। तो ये हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड। पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1667 में पब्लिश हुआ था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। डेट याद करने में आप लोग को दिक्कत तो होगी, पर याद तो करना पड़ेगा ना इसको। 1667 में पब्लिश हुआ था पैराडाइज लॉस्ट। द फर्स्ट वर्जन पब्लिश्ड इन 1667 कंसिस्टेड ऑफ 10 बुक्स विद ओवर 10,000 लाइन ऑफ वर्ड्स। तो पहली बार में जो, तो क्या कहते हैं, 10 किताबें थी, 10 बुक्स थी, जिसमें 10,000 लाइन थी।
दूसरे एडिशन में 12 बुक्स थी। ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन आ गया, दूसरे एडिशन में 12 बुक्स थी। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट, तो आप लोग को 12 ही बताना है, 10 आप लोग को नहीं बताना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। तो आप लोग बहुत आराम से बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी है, जो भी हमने एक्सप्लेन किया था, एरियोपैगिटिका। इसमें ही जॉन मिल्टन ने लाइसेंसिंग का विरोध किया था कि कोई लाइसेंसिंग की प्रणाली नहीं होना चाहिए, और कोई भी राइटर कुछ लिखता है तो उसको पूरा हक है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, तो ये तो बहुत आराम से लोग बता देंगे, एरियोपैगिटिका कि ठीक है, कि आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा इसको, तो हर लड़का इसको बता देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज इन रिटर्न इज, यहाँ पे इज होगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग करते समय इज होगा। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, पैराडाइज लॉस्ट को किस में लिखा गया था? फ्री वर्स में, ब्लैंक वर्स में, राइम्ड वर्स में, नन ऑफ दीज। तो ब्लैंक वर्स है। ठीक है, ये आप लोग अक्सर पढ़ाऊंगे, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है इसको, पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ये देखिए, जॉन मिल्टन हुज पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स वाज वाइडली इमिटेटेड इन द 18th सेंचुरी बाय सच पोएट। और जो मिल्टोनिक की जो ब्लैंक वर्स थी, फिर बाद में उसको और दूसरे राइटर्स ने उसको मतलब उसी तरह लिखा है जैसे जेम्स थॉमसन है एंड विलियम काउपर है। ठीक है, ये हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द फेमस लाइन वाट दो द फील्ड ही लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाय। तो यहाँ पे सैटन है, यानी कि शैतान ने ये बात कही थी। वो ये कहता था कि क्या हुआ कि मुझसे स्वर्ग छीन लिया गया, पर मैं फिर से ईश्वर के खिलाफ युद्ध करूँगा। ठीक है, वाट दो द फील्ड ही लॉस्ट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, यानी कि जो उसकी विल पावर थी वो उसने नहीं खोई है। ये बात भी शैतान ने कही थी, सैटन ने कही थी। और उसका क्या नाम था? उसका शुरुआती क्या नाम था? लूसीफर था। आप लोग को पूरा बताएंगे विस्तार से, कोई जल्दी नहीं है। ही देन टेल्स दैट ही इज़ नॉट रिपेंटेंट ऑफ हिज रेबिलियन अगेंस्ट गॉड। जो शैतान था उसने क्या कहा था कि उसने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, उसको उस काम के ऊपर उसे कोई पछतावा नहीं है। एंड हिज माइंड इज़ फिक्स्ड, और उसने अपना मतलब माइंड बना लिया है कि वो ईश्वर के खिलाफ जंग करेगा। वाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, और उसने सब कुछ अभी नहीं खोया है। द अनकॉन्करेबल विल एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, इमोर्टल हेट एंड करेज, नेवर टू सबमिट और यील्ड। और जो मतलब जो शैतान है, जो डेविल है, उसकी जो विल पावर है वो अभी हारी नहीं है। ठीक है, उसका जो विल है वो पराजित नहीं हुई है, और वो फिर से ईश्वर से बदला लेगा, और वो नफरत फैलाएगा, वो लोगों को बुरे रास्ते पर लेके जाएगा। ये पूरी स्पीच थी। दिस स्पीच गिव शैतान ए ट्रू हीरोइक स्टेचर। ही सेज दैट दे डिड नॉट लॉस्ट एवरीथिंग, मतलब उसने कुछ खोया नहीं है, अभी भी वो फाइट करेगा। कुल मिला के यहाँ कहने की यही बात है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 विद। ठीक है, तो जो पैराडाइज लॉस्ट की जो पहली किताब है वो कैसे शुरू होती है? लेमेंट, मतलब विलाप से शुरू होती है। नहीं, गलत है। इन्वोकेशन माने फ्रेंड्स होता है कि जब देवताओं को जगाते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वोकेशन। जब देवताओं को पूजा पाठ के द्वारा आमंत्रित करते हैं उसको इन्वोकेशन कहा जाता है। तो ये भी नहीं है, सॉलिलोक्वी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, सॉलिलोक्वी। मिल्टन ने शुरू में बुक फर्स्ट में सॉलिलोक्वी माने कुछ प्रस्तावना में कुछ कहा है इन्होंने, आपको बताते हैं पूरा। बुक 1 begins with a prologue in which Milton states that purpose of Paradise Lost to justify the ways of God to humans and to tell the story of their fall। मिल्टन ने इसमें क्या बताया है कि क्या जो ईश्वर है वो उसका काम करने का तरीका कैसा है, और किस तरह मतलब कि उसने बताया है कि जो मनुष्य हैं किस कारण उनको इतना दुख दर्द झेलना पड़ा है। इसकी पूरी इसमें कहानी है। ठीक है, तो और इन्होंने ये भी बताया है कि इसका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। जो ये लिख रहे हैं महाकाव्य, इसका मकसद क्या है, इसके बारे में इन्होंने एक प्रस्तावना उसमें दी है। ठीक है, तो इसका जो सही है सॉलिलोक्वी होना चाहिए। ठीक है, यही होगा इसमें।
कहीं पे कुछ अगर फ़र्क होता है तो बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस्ड सेंट। तो ये इन्होंने अपनी दूसरी पत्नी की याद में कहा था। कैथरीन वुडकॉक नाम था इनकी दूसरी पत्नी का, और जो पहली वाली थी उनका नाम था मैरी पोवेल, पर यहाँ पे जो जिक्र है वहाँ पे कैथरीन वुडकॉक का है। इन्होंने कहा था कि मतलब मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस्ड सेंट, यानी कि अपनी जो इनकी पत्नी गुजर गई थी उनको ही याद कर रहे थे। ठीक है, ये इसमें क्या कहते हैं पूरी है, मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ सोनेट बाय जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन ने ये सोनेट लिखी थी और इसको क्या बोलते हैं, सोनेट नंबर 23 बोलते हैं। देखिए हमने येलो में कर दिया है, यहाँ पे सोनेट नंबर 23 के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी जो पहली लाइन है वो यही है, मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस्ड सेंट। तो इन्होंने ये क्या कहते हैं डेडिकेट की थी, जो इनकी दूसरी पत्नी थी उनको किया था। ठीक है, दूसरी पत्नी थी कैथरीन वुडकॉक, उनको ही ये जॉन मिल्टन ने समर्पित की थी। तो यही इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन। तो सर्व इन यहाँ पे होगा हेवन। ठीक है, यही वो लाइन है जो हम आपको बता रहे थे। जो शैतान था उसने कहा था कि स्वर्ग में हम नौकर बन के रहें, इससे अच्छा है कि हम नर्क में राजा बन के रहें, यानी कि हम रेन करें, हमारा साम्राज्य वहाँ पे स्थापित हो। टू रेन माने होता है कहीं पे शासन करना। ठीक है, तो ये बहुत ही जो शैतान था उसकी ये बहुत ही फेमस डायलॉग है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। मतलब स्वर्ग में नौकर बन के रहने से अच्छा है कि हम नर्क में राजा बन के रहें, वहाँ पे हमारा शासन हो, पर राजा हम ही रहें। तो अभी देखिए हमने आपको बताया था शैतान या सैटन फॉर्मरली कॉल्ड लूसीफर, इसका पहला क्या नाम था, लूसीफर नाम था। इज़ द फर्स्ट मेजर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड इन द पोएम। सबसे पहले यही बताया गया है, ही वाज वंस द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल एंजल्स। सभी दूतों में से वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। जो शैतान था बहुत खूबसूरत था। इज़ ए ट्रेजिक फिगर हुज फेमस डिक्लेयर्स। तो वही ये लाइन बोलता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, बाय व्हाट एज मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड। जब इनकी दृष्टि चली गई थी जॉन मिल्टन की, उस समय इनकी उम्र कितनी थी, तो 44 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी सही है, 44 ईयर्स के थे जिस समय इनकी दृष्टि चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, हु सेड दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इन। यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया। तो विलियम ब्लेक ने सो कहा था, विलियम ब्लेक ने कहा था कि मिल्टन को ये पता नहीं चला कि उन्होंने अनजाने में शैतान का, डेविल का ही इन्होंने महिमा मंडन कर दिया है। ठीक है, इन्होंने शैतान को ही हीरो बना दिया है। तो ये जो कथन था ये विलियम ब्लेक का था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, whom मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोइट्री। मिल्टन किसको मानते थे कि बहुत ही वो माहिर, मतलब पोइट्री कविताओं में किसका सबसे ज़्यादा हाथ मजबूत है, या सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी, सबसे अच्छी कविताएं कौन लिखता है। तो ये किससे ज़्यादा प्रभावित थे, कुल मिलाकर यह कहने की बात है। तो एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर को पोएट्स ऑफ पोएट भी कहा जाता है। ठीक है, जो इंग्लिश लिटरेचर में एडमंड स्पेंसर को पोएट्स ऑफ पोएट्स कहा जाता है, कवियों का कवि, क्योंकि इन्होंने भी जो पोइट्री की है द फेरी क्वीन, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है फेरी क्वीन, और वो बहुत ही हाई लेवल की पोइट्री मानी जाती है। ठीक है, सबसे हाई लेवल की उसको माना जाता है, उसको बहुत सभी लेखक उसका बहुत सम्मान करते हैं। तो जॉन मिल्टन अगर किसी को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे पोइट्री में, तो उसको मानते थे एडमंड स्पेंसर को मानते थे। और अब फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आएंगे वो टीजीटी 2004 से आएंगे। ठीक है, अब जितने क्वेश्चन आएंगे वो टीजीटी 2004 से आएंगे। तो सारे क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप लोग को सिर्फ वही क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। अब आपने ये पढ़ा है कि ये जो रचना थी ये जॉन मिल्टन ने लिखी थी, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना। हालांकि ये उतनी प्रसिद्ध नहीं है, पर ये जॉन मिल्टन ने ही लिखी थी। ठीक है, अब इसमें पूछ रहे हैं कि ये
किस चीज़ पे डाउट करती है, किस चीज़ पे शक करती है? ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। तो पैराडाइज लॉस्ट, इसका सही जवाब है पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, ऑर्थोडॉक्सी माने होता है कि कट्टर जो व्यवहार कोई करता है उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, जो कट्टर होता है। तो पैराडाइज लॉस्ट इसका सही होगा। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना इज ए लैटिन मैन्युस्क्रिप्ट फाइन, वही जॉन मिल्टन वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 36 देते हैं, कोमस बाय जॉन मिल्टन इज इन द फॉर्म ऑफ मास्क। तो फ्रेंड्स, मास्क माने होता है कठपुतली का तमाशा। आप जानते होंगे कि राजस्थान में जयपुर की तरफ वहाँ पे कठपुतली का तमाशा आजकल भी होता है, मतलब वहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ के राजस्थान में मतलब कि वहाँ पे ये अभी भी काफ़ी फैशन में है, कठपुतली का तमाशा वहाँ पे मेले वेले में दिखाया जाता है। तो जो कोमस, ये जो रचना है ये जॉन मिल्टन की है और किस रूप में है? मास्क है, कठपुतली का तमाशा है। तो पूरा को बताते हैं। कोमस इज ए मास्क इन द ऑनर ऑफ चेस्टिटी रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था। इट वाज फर्स्ट प्रिटेंडेड ऑन माइकल मास 1634 बिफोर। अब यहाँ याद करने वाली बात है कि ये किसको समर्पित था, किसके सम्मान में लिखा गया था? तो जॉन ईगर्टन, फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर। जॉन ईगर्टन ये ब्रिज वाटर के पहले अर्ल थे। ये आप समझ सकते हैं, कोई सांसद विधायक वगैरह इस तरह समझ सकते हैं, कोई सरकारी पद पे थे, कोई मंत्री वगैरह होंगे, तो उनको ही ये समर्पित था, उनको ही खुश करने के लिए ये लिखा गया था। और उस समय राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए जो लेखक होते थे वे मतलब मास्क लिखते थे और उसका मंचन किया जाता था, और वही मतलब खुश करते थे उनको दिखाकर। ठीक है, तो जॉन मिल्टन ने ये इनको ही खुश करने के लिए लिखा था। जॉन ईगर्टन, फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर, ये याद करने वाली बात है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रोम्सवेल गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। और जो क्रोमवेल थे इनके बहुत ही खास थे, या कहें क्रोमवेल के ये बहुत खास थे जॉन मिल्टन। तो लैटिन सेक्रेटरी बना दिया था जॉन मिल्टन को कि उस समय कौन सी रचना उन्होंने लिखी थी, किस रचना से प्रभावित होकर ऐसा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स। यही वो रचना थी जिससे प्रभावित होकर क्रोमवेल ने मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी बना दिया था, कुछ महत्वपूर्ण पदवी इनको दे दी थी। और इस रचना में क्या था आपको बताते हैं। मिल्टन रोट इन दिस दैट पीपुल हैव राइट टू डिस्पोज एंड पनिश टायरेनिकल किंग्स। इसमें मतलब कि ये जो इनकी रचना थी, इसमें जॉन मिल्टन ने कहा था कि अगर जो आपका राजा है वो अगर अत्याचारी हो जाता है और वो पब्लिक का दमन करता है, क्रूर हो जाता है, और वो मतलब कि वो दमन करता है, बिल्कुल भी अच्छा राजा नहीं होता है, तो उसको उखाड़ फेंकना चाहिए और वोट के द्वारा उसको हटा देना चाहिए पद से। ठीक है, तो जॉन मिल्टन ने यही कहा था कि जब कोई राजा अत्याचारी होता है और लोगों का दमन करता है, क्रूरतापूर्वक व्यवहार करता है, उनको परेशान करता है, तो उसको मतलब गद्दी से हटा देना चाहिए, वोट करके गद्दी से हटा देना चाहिए। ठीक है, यही उसमें बात कही गई थी। ही सपोर्टेड द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट इन 1649। और जो जॉन मिल्टन थे इन्होंने किंग चार्ल्स फर्स्ट का जो उनको फांसी दे दी गई थी उसका भी इन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, जो चार्ल्स फर्स्ट था ये लंदन पर आक्रमण करने वाला था और ये बहुत ही ये अच्छा राजा बिल्कुल नहीं था, अत्याचारी राजा था। तो जॉन मिल्टन ने इसका विरोध किया था। तो वहीं से प्रभावित होकर क्रोमवेल ने इनको क्या बना दिया था? लैटिन सेक्रेटरी बना दिया था जॉन मिल्टन को। ठीक है, तो इनको जाहिर सी बात है कुछ फ़ायदा इनको हुआ होगा आर्थिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यहाँ पे सैमसंग हो गया है, ये सैमसंग होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो वही वाली रचना है सैमसन एगोनिस्टिस सोज मिल्टन डिज़ायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। जो जॉन मिल्टन ने अपनी ये रचना लिखी है, क्लोजेट प्ले लिखा था सैमसन एगोनिस्टिस, उसके पीछे उनकी क्या मंशा थी? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं द माइथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो। जॉन मिल्टन चाहते थे कि सैमसन की जो पौराणिक कहानियाँ हैं वो सबको पता चलें। तो इसमें सही जो ऑप्शन है बी, द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजिडीज़। जो जॉन मिल्टन थे वो ग्रीक ट्रेजिडी से, जो यूनान की जो ट्रेजिडी हैं, वहाँ के साहित्य हैं और जो वहाँ की रचनाएं हैं उनसे बहुत प्रभावित थे, और उनसे ही प्रभावित होकर इन्होंने ये सैमसन एगोनिस्टिस क्लोजेट प्ले लिखा था। तो ठीक है, तो ग्रीक से आप लोग पकड़ लेंगे, ग्रीक ट्रेजिडी से बहुत प्रभावित थे और बहुत ही उनको पसंद थी, ग्रीक ट्रेजिडीज से बहुत प्रभावित थे, उनको बहुत ही अच्छा
मतलब हाइयर लेवल का मानते थे। द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड विद ग्रीक ट्रेजिडीज, यूनानी जो ट्रेजिडीज से बहुत ज़्यादा ये वो थे, प्रभावित थे, बहुत इनको अच्छा मानते थे। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, एल एल एलेग्रो एंड एल पेंसेरो मीन्स क्या होता है। तो एल एलेग्रो माने होता है हैप्पी मैन, और पेंसेरो माने होता है कि अनहैप्पी मैन, जो कि खुश ना हो बिल्कुल। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन। तो कई बार मेडिटेटिव मैन लिख देते हैं, पर यहाँ मेलैंकली होना चाहिए, ठीक है, कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो एल एलेग्रो माने होता है जो व्यक्ति बहुत ही खुश रहे, जॉयस मैन जो बहुत ही खुश रहे, हमेशा अच्छे मूड में रहे। और एल पेंसार पेंसोरोसो माने क्या होता है, मेलैंकली, जो कि हमेशा दुख में डूबा रहे, जो हमेशा शोक में डूबा रहे, शोक मनाता रहे, दुख में रहता रहे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ये जो दोनों टाइटल हैं, ये पास्टोरल पोएम है। एल एल एलेग्रो इज ए पास्टोरल पोएम बाय जॉन मिल्टन, पब्लिश्ड इन 1645 में ये पब्लिश हुई थी पोएम, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल जान जाइए, ये पोएम थी विच मीन्स द हैप्पी मैन। इसका अर्थ क्या होता है हैप्पी मैन, इटालियन में। एल एलेग्रो ये एक इटालियन शब्द है, और इसका मीनिंग क्या होता है हैप्पी मैन। फिर बाद में इन्होंने दूसरी पोएम लिखी थी, और पेंसोरोसो इसका नाम था, इसका मीनिंग होता है मेलंकली मैन, जो कि हमेशा उदास रहे, दुखी रहे, मेलंकली जो हमेशा शोक में डूबा रहे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, पैराडाइज लॉस्ट वाज कंप्लीटेड बाय। तो इसमें कहा गया है कि पैराडाइज लॉस्ट क्या कहते हैं, ये कब कंप्लीट हुई है। तो फ्रेंड्स इस तरह कभी क्वेश्चन आता नहीं है, और ये जहाँ से हमने लिया था वहाँ तो 1665 लिखा है, ठीक है। इसमें पूछ रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट वाज कंप्लीटेड बाय, कब ये पूरा हुआ है। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे हैं कि कब ये पब्लिश हुआ है। अगर ये पूछते कि पब्लिश कब हुआ है, तो आप लोग को 1667 बताना था, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं कब कंप्लीट हुआ है। 1665 बता रहे हैं, पर इसका कोई सबूत हमको मिलता नहीं है, ठीक है। 1665 का कोई उल्लेख हमको कहीं मिला नहीं है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप लोग अगर कंप्लीट भी आता है तो 1667 लिखिएगा, क्योंकि 1667 में कंप्लीट हुआ है। यदि आप लोग के पास 1665 का कहीं जिक्र है किसी किताब में, तब आप लोग लगा सकते हैं 1665 पर ये कहीं हमको मिला नहीं है, ठीक है। कंप्लीट होने में और पब्लिश होने में अंतर है। यहाँ पूछ रहे हैं कि कब ये रचना इनकी पूरी हुई, फिर कब पब्लिश हुई, वो बात अलग हो गई। पब्लिश होना कब वो किताब के रूप में आई, वो बात अलग हो गई। यहाँ पूछ रहे हैं कंप्लीट कब हुआ है, तो 1665 बुक के अकॉर्डिंग है, परंतु इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। तो मेरी सलाह है कि 1667 पे ही आप लोग टिक करें, ठीक है। ये हो गया, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया शायद। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, जॉन मिल्टन्स मैग्निफिशिएंट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज रिटन व्हेन द पोएट्स एज वाज। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें पूछ रहे हैं कि ये वाली जो पोएम थी क्राइस्ट नेटिविटी पे, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट पे, जो उन्होंने ओड लिखी थी, ये जब इन्होंने लिखी थी उस समय जॉन मिल्टन की उम्र कितनी थी। तो सही जवाब है 21 ईयर्स, 21 साल के थे ये, ठीक है। 21 ईयर्स के थे तो ही इन्होंने ये ओड लिखी थी, यानी कविता लिखी थी। ये काफ़ी इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही हाई लेवल की ये पोएम मानी जाती है। तो फ्रेंड्स वीडियो और भी आते रहेंगे, आप लोग कमेंट करते रहें, और मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को वीडियो दिए जाएँ। और जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग को अगर अच्छा लगता है, कुछ कमी लगती है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें और अपने जो विचार हैं वो भी बताएं। थैंक यू।